A very good morning, students. So, again, we continue our chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. In previous video, I teach you about pedigree analysis. In this video, we study about Mendelian disorder. Okay, so let's start today's topic. So, students, before studying Mendelian disorder, you have to know what is genetic disorder. जेनेटिक डिज़ॉर्डर क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, नाम से ही हमको समझना है जेनेटिक डिज़ॉर्डर क्या है। तो डिज़ॉर्डर यानी तो हमको पता है कोई भी एबनॉर्मेलिटी या कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसको हम डिज़ॉर्डर कहते हैं। ओके, और यहाँ पे बात की गई है जेनेटिक डिज़ॉर्डर की। तो जेनेटिक मीन्स क्या होता है? जीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, है ना। तो अगर ऐसी डिजीज़ या ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, और जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगी तो कैसे होगी? भाई से बहन, ऐसे तो नहीं होगी। ये कोई स्प्रेडेबल डिजीज़ तो नहीं है ना। ये कैसे ट्रांसफ़र होगी? पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में होगी, और वो भी कैसे? जीन्स के थ्रू। मतलब बच्चे जो हैं, जो ऑफस्प्रिंग है, वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं उनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं उनको, है ना। तो उसके थ्रू अगर कोई डिजीज़ आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिज़ॉर्डर कहते हैं। ओके, अब ये जो जेनेटिक डिज़ॉर्डर है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मेंडेलियन डिज़ॉर्डर, सबसे पहला मेंडेलियन डिज़ॉर्डर है। ओके, और सेकेंड वन इज़ क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर, दूसरा डिज़ॉर्डर है क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर। तो मेंडेलियन डिज़ॉर्डर में डोमिनेंट रिसेसिव की बातें की गई हैं। मेंडेलियन ने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए थे वो सब जो बातें हैं वो मेंडेलियन डिज़ॉर्डर में आ जाती हैं। और क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर वो डिज़ॉर्डर्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स में होते हैं, चाहे वो सेक्स लिंक क्रोमोसोम हो या ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो। खैर, मेंडेलियन डिज़ॉर्डर भी ऐसा ही है कि ये भी क्रोमोसोम में ही रहता है। ओके, तो ये 2 कैटेगरी डिवाइड की है जेनेटिक डिज़ॉर्डर की। तो चलिए रीड आउट कर लेते हैं बुक में से। Broadly, genetic disorder may be grouped into 2 categories, Mendelian disorder and chromosomal disorder. तो ये वही चीज़ें बता रही हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि जो जेनेटिक डिज़ॉर्डर है, ऐसे डिज़ॉर्डर जो पेरेंट्स हैं उनके ऑफस्प्रिंग में 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिज़ॉर्डर कहते हैं। और ये जेनेटिक डिज़ॉर्डर 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ वन इज़ मेंडेलियन डिज़ॉर्डर एंड अदर इज़ क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर। ओके, तो अभी हम मेंडेलियन डिज़ॉर्डर की स्टडी कर रहे हैं। मेंडेलियन डिज़ॉर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। तो देखिए, बता रहे हैं कि जो मेंडेलियन डिज़ॉर्डर है वो कब होता है? मतलब कोई भी अल्ट्रेशन हुआ, कोई भी चेंजेस या म्यूटेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जीन में, डीएनए में, क्रोमोसोम में कोई भी चेंजेस होता है तो उसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट हमको दिखाई देगा। और ये जो म्यूटेशन है ये किसके थ्रू होता है? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो या इंटरनल फैक्टर, केमिकल्स के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू म्यूटेशन हो सकता है। ओके, तो मेंडेलियन डिज़ॉर्डर में ये बता रहा है कि ये जो अल्ट्रेशन हो रहा है या म्यूटेशन हो रहा है ये किस में हो रहा है? एक सिंगल जीन में हो रहा है। ओके, एक सिंगल जीन में हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? मेंडेलियन डिज़ॉर्डर। ओके, then these disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance. तो देखिए क्या बता रहा है कि ये जो डिज़ॉर्डर्स हैं, जो मेंडेलियन डिज़ॉर्डर हैं, ये कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग से, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके ऑफस्प्रिंग में, और ऑफस्प्रिंग से जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें, मतलब ये एक लाइन में जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, और ये किसको फॉलो कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के हमने बहुत से प्रिंसिपल देखे थे, तो उन सब चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। देन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिज़ॉर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। अब ये जो डिज़ॉर्डर ट्रांसफ़र हो रही हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक लाइन में, इसको हम कैसे एनालाइज कर पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे? तो इसको पता करने के लिए हम किसका यूज़ किए? पेडिग्री एनालिसिस का, जो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, पेडिग्री एनालिसिस। ओके, पेडिग्री एनालिसिस की स्टडी इसीलिए तो की जाती है ना, ताकि जो भी जेनेटिक डिज़ॉर्डर चली आ रही है उसका पता लगाया जा सके, कब से वो डिज़ॉर्डर ओरिजिन हुआ है उसका पता लगाया जा सके। ओके, इसको कैसे ठीक करना है उसका भी पता लगाया जा सके। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस का ये सब इम्पोर्टेंस था। तो वही बता रहा है कि ये जो मेंडेलियन डिज़ॉर्डर हो रहा है इसको पता करने के लिए किसका यूज़ किया गया? पेडिग्री एनालिसिस का। ओके, देन मोस्ट कॉमन
प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोनूरिया, थैलेसीमिया एट्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत से नाम दिए गए हैं किसके, मेंडेलियन डिसऑर्डर के। तो आपको याद रखना है ये सब नाम। और खैर ये सब डिजीज़ के बारे में आप बहुत ही ब्रीफली स्टडी करेंगे, है ना। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से डिजीजेस आ जाते हैं आपके, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोनूरिया, थैलेसीमिया। ओके, देन क्या बता रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब इसमें वही बता रहे हैं कि ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये क्या हो सकते हैं, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। By pedigree analysis, one can easily understand whether trait in question is dominant or recessive. और हमको पता करना है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है डिसऑर्डर, तो वो कैसे करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू करेंगे। सिमिलरली ट्रेट में ऑल्सो भी लिंक टू सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। तो देखिए बता रहा है कि ट्रेट जो है वो कैसे लिंक्ड होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक्ड होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया में होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम में वो डिजीज़ जो है वो आती है, मतलब वो वाई क्रोमोसोम में नहीं होता है, वो डिजीज़ किस में होता है, एक्स क्रोमोसोम में होता है। ओके, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फीमेल इसकी कैरियर है ना, और मेल तो पूरी तरह से अफेक्ट ही हो सकते हैं अगर ये क्रोमोसोम उनके अंदर आ गया तो। ओके, तो खैर इसकी स्टडी करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको पूरा एक मतलब पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू बनाया हुआ है, जिसमें आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहला वाला हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा था, तो हमको पता है कि जो स्क्वायर वाले रहते हैं वो मेल हैं और सर्कल से हम फीमेल को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फीमेल जो है वो क्या है, अफेक्टेड है। ओके, या फिर फीमेल जो है वो कैरियर भी हो सकती है। देन उनके जो मतलब जनरेशन आई, तो उनकी जनरेशन में टोटल कितने बेबी आए, 4 आए, 1 2 3 एंड 4, मतलब 2 गर्ल 2 बॉय। ओके, तो ये जो 4 बेबीज़ आए उनके ऑफस्प्रिंग हुए, उनका भी फिर तो इनमें से देख लेते हैं पहले कि कौन कौन अफेक्टेड हुए। तो इनमें से अफेक्ट कौन हुई, एक गर्ल हुई और एक बॉय हुआ। बाकी जो एक गर्ल बॉय है वो क्या हुए, वो ठीक ठाक नॉर्मल वे में आए। ओके, अब इन लोगों का मैरिज हुआ, फिर उनके जो पार्टनर से मीटिंग हुआ। ओके, तो देखिए जो अनअफेक्टेड बॉय का मीटिंग हुआ, उसमें उनके जो आगे जो जनरेशन आई, जो ऑफस्प्रिंग आए, वो पूरे हेल्दी थे। ओके, लेकिन जो फीमेल का जिससे मैरिज हुआ, ओके, उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो मेल थे वो तो ठीक का है, मतलब मेल को कोई डिसऑर्डर नहीं हुई, लेकिन जो फीमेल है वो भी फिर से अफेक्टेड हुई। ओके, तो देखो ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें सिर्फ एक ही जो है अफेक्ट हो रहा है और नहीं हो रहे। तो देखिए ये क्या बता रहे हैं, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब आप समझते हो, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होगी तो उसको हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है ना, मैंने बताया था ना हमारे अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। सोमैटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। मतलब 22 पेयर हमारे अंदर कौन से सेल होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं। मतलब 22 पेयर हमारे अंदर क्या होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी, है ना। सेल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम हमारे बॉडी में होते हैं, एंड 1 पेयर क्रोमोसोम इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो कि जर्म सेल्स में होते हैं। तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर बता रहा है ये किस में दिखा रहा है, हमको ऑटोसोमल क्रोमोसोम में दिखा रहा है। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एक जो डिसऑर्डर है ये वाला हमको डोमिनेंट दिखा रहा है। डोमिनेंट कैसे दिखा रहा है, इसमें जो फीमेल है वो क्या है, उसके अंदर ये जो डिजीज़ है वो डोमिनेंट वे में है। मतलब उसके अंदर जो भी डिजीज़ होगी, चाहे हीमोफीलिया जो भी है, खैर हीमोफीलिया नहीं हो सकती क्योंकि हीमोफीलिया सेक्स क्रोमोसोम में होती है। ओके, चलिए सिकल सेल एनीमिया मानते हैं, वो ऑटोसोमल होती है। तो ये जो फीमेल है ये क्या है, अफेक्टेड है उस डिजीज़ से। अब उसका जो पार्टनर है वो हेल्दी है। अब इनके जो बेबीज़ आए उनमें जो एक बॉय था वो अफेक्ट हुआ और एक गर्ल थी वो अफेक्ट हो गई। ओके, तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा जो है वो कैसा दिखा रहा है आपको, रिसेसिव दिखा रहा है। ठीक है, रिसेसिव दिखा रहा है। तो इसमें देखो पेरेंट्स जो है वो तो हेल्दी हैं, पेरेंट्स में कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन पेरेंट्स में भी होगा वो, है ना। लेकिन पेरेंट्स उससे अफेक्ट नहीं होंगे, मतलब उनके किसी एक क्रोमोसोम में होगा जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर उनके ऑफस्प्रिंग में सडनली दिखाई दिया जो डिजीज़ है, एक बॉय में और एक गर्ल में। और उसके बाद फिर देख रहे हो आप यहाँ पे जो उनके जो बेबी है उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसमें एक बॉय अफेक्ट हो गया है।
तो इस टाइप का हो रहा है, तो ये हमको कैसा डिसऑर्डर है कि रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि हमको पेरेंट्स में नहीं दिखाई दिया, इवन इन ये जो ऑफस्प्रिंग है इसके पेरेंट्स में भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट सडनली इनके ऑफस्प्रिंग में आ गई, इनके ऑफस्प्रिंग में भी आ गई है डिसऑर्डर, है ना। तो ये ऐसा डिसऑर्डर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव, जो कि पेरेंट्स में तो दिखाई नहीं दी, बट अचानक से उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उनके ऑफस्प्रिंग आए, उसमें वो दिखाई दे दी। और उसके बाद इनके जो 4 ऑफस्प्रिंग आए, जिनमें से जो हेल्दी था उसका जब मीटिंग हुआ उसके पार्टनर से, तो उनमें भी क्या हुआ, ये डिसऑर्डर दिखाई दे दिया। क्यों? क्योंकि ये पहले रिसेसिव फॉर्म में था और सडनली जो उनके ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं उनमें से किसी ना किसी एक में क्या हो रहा है, ये अफेक्ट कर दे रहा है उनको, डोमिनेंट वे में आ जा रहा है उनमें। ओके, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुरू से डोमिनेंट वे में है, जैसे कि इधर पेरेंट्स को भी था, फिर ऑफस्प्रिंग में भी आया, फिर जो दूसरा मतलब जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग था उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे। बट ऐसा डिसऑर्डर जो कि पेरेंट्स में दिखाई नहीं दे रहा है, रिसेसिव फॉर्म में है, लेकिन सडनली उनके नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रहा है ना। और वैसे ही उनकी जो उनमें जो एक हेल्दी उनका ऑफस्प्रिंग आया, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी अचानक से आ गया, तो इस टाइप के डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे, रिसेसिव। क्योंकि मैंने शुरू से ही आपको बताया कि डोमिनेंट यानी क्या होता है, डोमिनेंट जो कि अपने आप को हर जगह एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि डिसऑर्डर कैसे अपने आप को हर जगह एक्सप्रेस कर रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे किसी को नहीं था तो यहाँ पे एक्सप्रेस भी नहीं हुआ, ओके, बट यहाँ पे जहाँ जहाँ था वहाँ ये क्या हुआ, एक्सप्रेस हुआ। बट रिसेसिव वो होता है जो कि क्या होता है, साइलेंट होता है, जो दिखाता नहीं है और सडनली एक्सप्रेस हो जाएगा जब उसको कोई और नहीं मिल रहा है, नहीं तो नॉर्मली वो अपने आप को सप्रेस ही रखता है। तो देखिए पेरेंट्स हेल्दी थे, लेकिन जो उनके ऑफस्प्रिंग आए उनमें ये दिखाई दे दिया। क्यों? क्योंकि जो ये पेरेंट्स थे उनमें वो जो डिसऑर्डर थी, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया को ही ले रहे हैं, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है वो किस फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म में है। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो उसके बाद भी देखिए जो अफेक्टेड उनके ऑफस्प्रिंग थे उनमें मीटिंग नहीं दिखा रहा है, किस में मीटिंग दिखा रहा है, जो अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग थे, मतलब उनकी जो एक फीमेल बेबी थी वो अनअफेक्टेड थी, उसको जब दिखा रहा है, उसका मीटिंग हुआ, उसके जो ऑफस्प्रिंग आए तो उसमें 2 जो गर्ल थी वो तो नॉर्मल थी, लेकिन जो बॉय था वो क्या हुआ, अफेक्टेड हो गया सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर से। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये जो इनकी बेबी आई थी फीमेल, इसमें वो डिजीज़ किस फॉर्म में हुआ होगा, रिसेसिव फॉर्म में, जो कि हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये रिसेसिव फॉर्म में उसके अंदर वो जीन है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जा रही है उसके ऑफस्प्रिंग में। ओके, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट किसका, मेंडेलियन डिसऑर्डर का। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है उसकी स्टडी करेंगे, लाइक हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इन सब डिजीज़ का हम स्टडी करेंगे। ओके, सो अगर आज की क्लास में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो टुडेस क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।